नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, लास्ट लेक्चर में हमने व्यंजन संधि कंप्लीट की थी और इससे पहले हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं। तो हमारी स्वर संधि और व्यंजन संधि कंप्लीट होती है। आज से जो हम पढ़ने वाले हैं तो हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि हम पढ़ने वाले हैं। तो विसर्ग संधि में होता क्या है, ये चीज़ें हम समझेंगे। तो विसर्ग संधि का मामला जो है, इसमें पहले हम 2 लाइनें लिख लेते हैं, फिर हम इसकी बारे में अंदर बढ़ेंगे। तो इसमें होता है कि विसर्ग संधि में विसर्ग संधि में विसर्ग सदैव किसी न किसी स्वर के, विसर्ग संधि में विसर्ग किसी न किसी स्वर के बाद ही आएगा। कैसे? जैसे मैंने लिखा रामः। अब ये तो जो पद है इसमें क्या है, इसमें तो विसर्ग लगा हुआ है। तो मैं अगर इसे तोड़ूं तो ऐसे टूटेगा राम, और इस तरफ ये क्या आ जाएगा, ये जो राम में आ है तो ये जो विसर्ग होगा वो क्या है, वो ऐसे लगेगा। तो ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारे बाद में आएगा विसर्ग। नेक्स्ट हम एक लाइन और लिखते हैं छोटी सी कि विसर्ग संधि में विसर्ग पहले या बाद में आने वाले स्वर या जो व्यंजन है, स्वर या व्यंजन का ध्यान रखना होता है या ध्यान रखा जाता है। ये 2 लाइनें मोटी मोटी हो गई। अब ये जो हमारी विसर्ग संधि है, ये विसर्ग संधि जो है ये मूल रूप से ये मूल रूप से तो 3 प्रकार की होती है व्याकरण की दृष्टि, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से हम इसे 5 प्रकार से बांट लेते हैं। पढ़ने की दृष्टि से, वैसे बांटने वाले और ऐसा कोई कार्य है नहीं, लेकिन हमें पढ़ने में सहूलियत हो उस दृष्टि से हम इसके लिए 5 भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो ये जो हमारा सी टाइप हो जाएगा, ए टाइप हमारा हो गया स्वर संधि, बी टाइप हो गया व्यंजन संधि, और सी टाइप हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। तो इसमें जो सबसे पहले होगा वो होगा हमारे सत्व संधि, और दूसरी हमारी हो जाएगी ऋतु संधि, और तीसरी हमारी हो जाएगी उत्तो संधि। तो ये जो 3 हैं यही हमारे टाइप होते हैं, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से हम चौथा और 5वां और बना ले रहे हैं। तो चौथा होगा हमारा विसर्ग लोप संधि, और 5वां होगा विसर्ग लोप दीर्घ स्वर संधि। ये हमारी हो जाएंगे 5 टाइप। तो इसको हम देखेंगे ये कैसे कैसे क्या क्या चलता है। तो इसमें क्या होता है वो हम देख रहे हैं। अभी जो सत्व संधि है इसका देखो ये क्या चल रहा है। तो सत्व संधि में देखो इसका चल ही रहा है, विसर्ग संधि है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो विसर्ग होगा उसका सा हो जाएगा, जो विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा, सा। ऐसे ही ये जो रुत्व संधि है इसमें विसर्ग का क्या हो जाएगा, इसमें विसर्ग का
रू हो सकता है या रा हो सकता है, वो हम देखेंगे आगे ये कैसे हो रहा। फिर ये जो तीसरा है विसर्ग का, इसमें क्या है ऊ, तो क्या हो जाएगा ऊ। चौथा क्या है विसर्ग का लोप, तो ये जो विसर्ग है यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा लोप। और ये जो चौथा पांचवा आ रहा है ये क्या है, इसमें भी विसर्ग का लोप ही होगा, लेकिन यहाँ पर लोप दीर्घ हो जाएगा होके, क्या हो जाएगा लोप और हो जाएगा दीर्घ। वो कैसे होगा वो हम समझेंगे। तो इसमें सत्व से ये जो विसर्ग का सा होगा, रुत में विसर्ग का रा होगा, उक्त में विसर्ग का उ होगा, और ये विसर्ग लोप में लोप हो जाएगा विसर्ग का, और विसर्ग का लोप दीर्घ होगा। ये कैसे होगा ये चीज़ें हम समझेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली जो होने वाली चीज़ है वो हम देखते हैं। देखो ये जो सा हो रहा है, इसमें जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर नमः धनते, तो क्या हो जाएगा नमस्ते हो जाता है। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सत्व संधि जो चल रही है, इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पर कि आसी, आसी और बाद, तो ये क्या हो जाता है विसर्ग का रा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आशीर्वाद। ऐसे करके ये हो जाता है। दूसरी चीज़ इस तरफ और इस तरफ ये जो पद हैं पक्ष अलग अलग, अगर इसमें यहाँ पर विसर्ग है तो यहाँ पर विसर्ग आएगी, यहाँ पर हलंत है तो यहाँ पर हलंत आएगा। यानी जो कार्य होता है वो हमारा प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में ये कार्य होता है। तो यहाँ पर अगर है तो लगा देंगे। फिर ये जो ऊ हो रहा है, तो ऊ ये जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर मनस, मैंने लिख दिया यहाँ पर मनस धन रथा, तो ये क्या हो जाएगा ये सा का ओ, तो क्या हो जाएगा मनोरथा। ऐसे ये जो लोप हो रहा है, तो लोप जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अतः धन एव, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अतएव। यहाँ पर विसर्ग का लोप हो रहा है। अब यहाँ पर ये विसर्ग जो दीर्घ है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर हरिर प्लस रम्यहा, तो ये क्या हो जाता है हरिर रम्यहा, क्या हो जाता है ये हो जाता है हरिर रम्या, क्या हो जाएगा हरि रम्या। ये हरि रम्या क्यों हो रहा है, देखो मैंने कहा था ये तो रा लोप हो रहा है, ये ला रोप हो, ला जो है ये लोप हो रहा है, और ये जो री है ये दीर्घ हो रही है। तो ये इस तरीक़ा से ये चलेगा। अब जो नेक्स्ट हमारा आता है वो समझो। तो इस तरीक़ा से ये हमारी 5 संधि हो जाएं। अब ये जो सत्व विसर्ग संधि चल रही है, ये जो सत्व विसर्ग संधि, तो इसमें जो पहला ये जो सब इसमें सब में अंडरस्टूड समझने के लिए सब में विसर्ग है। जैसे मैं नहीं लिखा यहाँ पर कि सत्व संधि, मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर क्या है सत्व विसर्ग संधि, रुत्व विसर्ग संधि, उक्त विसर्ग संधि, और विसर्ग लोप संधि, और विसर्ग लोप दीर्घ संधि। तो यहाँ पर अंडरस्टूड ये विसर्ग है, ये मान के चलिए आप, नहीं लिखूँ तब भी। तो यहाँ पर अब आगे हम देखते हैं, लिखो या मत लिखो, वो अंडरस्टूड विसर्ग संधि चल रही तो विसर्गित होगी, सीधी सी बात है। अब इसमें जो हम देख रहे हैं, इसमें जो सत्व संधि का जो कार्य चल रहा है, सत्व लिख लो विसर्ग संधि या सत्व संधि। तो इसमें जो पहला जो हमारा रूल है वो ये कह रहा है कि इसका जो सूत्र पहले देखते हैं। तो इसका जो सूत्र है वह है विसर्जनीयस सा, विसर्जनीयस ये या है यस सा। तो इसमें क्या होता है जो विसर्ग है उसका क्या हो रहा है सा हो रहा है, ये हमारा सूत्र हो जाए। अब ये कैसे हो रहा है वो समझो। इसमें होता क्या है, जो नियम है कि यदि इस तरफ के बाद धन के बाद 1 2 और शा और हमारा शा और सा आए तो ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत क्या होता है वो देखिए। तो इसमें क्या होता है, ये जो विसर्ग है, विसर्ग है उसका ये क्या हो जाता है, उसका ये दंत सा सॉरी मूर्धन्य सा ये बन जाता है। क्या बन जाता है, मूर्धन्य सा बन जाता है। तो इसके अंतर्गत अब ये प्रथम ये वर्ग है, ये द्वितीय वर्ग है। तो प्रथम वर्ग क्या होता है और द्वितीय वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये चीज़ें हम समझेंगे। तो
का चा टा ता पा, तो का, तो हम देखते हैं अब इसमें ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसका जो दूसरा है वो हो जाएगा, देखो ये तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, हरे हरे में ये हो गया। अब ये इसका जो तीसरा रूप है हमारा वो हम देखते हैं, वो सॉरी इसका जो और विस्तार इसका होता है वो कैसे होता है वो हम समझें। ये जो चल रहे हैं ये 5 रूप हमने देख लिए, 1 2 3 सप्त संधि के, तो ये हो गया। और ये नियम हो, ये जो पहला नियम है, अब इसके अंतर्गत देखो ये कैसे विस्तार करता है, वो चीज़ हम समझने वाले हैं, तो उसे हम देखेंगे। तो ये कैसे होता है वो समझो। इसमें पहला जो नियम है वो लिखो। पहला नियम इसमें ये कह रहा है, इसके अंतर्गत पहला नियम है कि प्लस के बाद यदि ये जो सा है हमारा तालव्य सा हो या चा हो या छा हो, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये कौन सी संधि कहलाएगी, ये सचुत्त संधि कहलाएगी। और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ ये जो सा है इसका कौन सा, ये जो सा है तालव्य सा बन जाएगा, और कहीं कहीं पर ये विसर्गी बनेगा। तो इसको हम विस्तार से आगे देखेंगे। अब ये दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम इसका कहता है यदि प्लस के बाद यदि ये जो दंत सा है या टा और ठा में से कुछ भी है, तो ये क्या कहलाएगी, ये हमारी षटुत्व संधि कहलाएगी। और इस तरफ हमारा ये जो सा है तो ये क्या किस में बदल जाएगा, ये दंत सा में बदल जाएगा। यानी कि सा और चा और छा है, तो ये जो सा है हमारा, ये जो मूर्धन्य सा है ये किस में बदल जाएगा, ये हमारा तालव्य सा में बदल जाएगा। और ये जो मूर्धन्य सा है, मूर्धन्य सा, तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा तालव्य सा में। और ये कहीं कहीं पर विसर्ग भी बनेगा इसी की तरह। अब ये जो तीसरा रूल है वो देखो का, तीसरा रूल ये कह रहा है कि यदि प्लस के बाद का और खा है, अब ये जो का और खा है ये जीवा मूल्य कहलाते हैं, जीवा मूल्य। अब ये जीवा मूल्य क्यों कहलाते हैं, अब आप का और खा का उच्चारण करो तो का खा कक्खा कक्खा, तो ये कहाँ से बोल रहे हैं, ये जीव का जो मूल है, यानी कि ये कंठ से बोले जा रहे हैं। किससे बोले जा रहे हैं, ये कंठ से बोले जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, जीवा मूल्य कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा मूल्य कहेंगे। और साथ ही यदि ये वाला जो सा है, यानी कि जो दंत सा है, और इसके बाद में यदि हमारा ये नहीं, ये जो जीवा मूल्य है तीसरा वाला, और इस तरफ ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कटोरी जो आप बोलते हैं, ये एक फेरा तो कटोरी बनेगा, एक फेरा ये विसर्ग बनेगा। कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। अब ये जो हमारा नेक्स्ट रूल है चौथा, तो चौथा जो नेक्स्ट रूल है उसमें ये कह रहा है कि प्लस के बाद यदि पा और फा है, तो इसमें क्या होता है, ये कौन से, ये उपदमानीय है, उपदमानीय। ये उपदमानीय क्यों है, क्योंकि ये जो पा और फा बोले जाते हैं ये किससे बोले जाते हैं, ये होंठ से बोले जाते हैं। तो ये इस तरफ क्या बनेगा, एक तरफ एक बार ये आदि कटोरी, यानी कि जो अर्ध स्वर हैं, अर्ध विसर्ग इन्हें बोलते हैं वैसे तो, अर्ध विसर्ग बनेगा, और एक बार ये विसर्ग बनेगा। अब ये जो हमारा पांचवा जो रूल बचता है, तो पांचवें रूल में ये क्या होगा, पांचवें रूल में ये कहता है यदि प्लस के बाद ता वर्ग आता है, ता था दा धा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हम इस्त और या इस्त के लिए हम इसे ऐसे करके हम समझ लेंगे। और ये हमारा जो सा है, तो एक बार ये सा होगा और एक बार ये विसर्ग में ऐसे बनेगा। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। तो ये जो 5 हमने जो रूल पढ़े हैं उसमें पहला हमारा जो रूल है वो है कि प्लस के बाद यदि सा और चा और छा है तो ये सचुत्त संधि के अंतर्गत आएगा। और ये जो हमारा सा है ये किस में बदल जाएगा, ये हमारा सा तालव्य सा में, मूर्धन्य, ये तालव्य सा में बदल जाएगा। और ये जो मूर्धन्य सा है वो तालव्य सा में बदल जाएगा और ये विसर्ग बन जाएगी। और ये हमारा जो इस तरफ सा और टा या ठा है, तो ये जो हमारा सा है मूर्धन्य सा, ये किस में बदल जाएगा, ये दंत सा में बदल जाएगा और कहीं कहीं पर ये विसर्ग बदलेगा। ऐसे ही ये विसर्ग यहाँ पर बदल रहा है।
तीसरा जो रूल है ये कह रहा है कि अगर प्लस के बाद इधर का और खा है तो ये जीवा मूल्य कहलाते हैं। एक बार ये जो विसर्ग है ये अर्ध विसर्ग में बदलेगा और एक बार ये पूरी विसर्ग में बदलेगा। अब ये जो प्लस के बाद पा और फा है तो ये उपदमानीय कहलाएंगे। एक बार ये अर्ध विसर्ग में बदलेगा और एक बार ये पूर्व विसर्ग में बदलेगा। इस तरीक़ा से ये चलेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा ता वर्ग है प्लस के बाद, तो ये स्था और ता ये दो के अंतर्गत आएगा। तो इसमें क्या होगा, पहली बार ये जो सा है ये बनेगा, फिर दूसरी बार भी ये विसर्ग बनेगा। तो ये हमारा संक्षेप में है। अब हम इसे देखते हैं विस्तार से। तो विस्तार में इसमें क्या होता है वो हम समझेंगे। तो विस्तार से अगर हम देखें, क्योंकि एक ही बार अगर हम ये समझ जाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, और एक बार अगर पूरा बड़ा बड़ा हम पढ़ लेंगे तो वो हमारे दिमाग से उतर जाएगा। इसलिए हम इसके लिए खंड खंड करके हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो हम इसका देखो, इसी के ये जो रूप चल रहे हैं, ये कौन सा रूप था, ये संक्षिप्त रूप था। इस पर डाल लो आप अपनी याद के लिए संक्षिप्त रूप। अब इसी का हम विस्तार रूप देख रहे हैं, विस्तृत रूप। तो विस्तृत रूप में ये देखो क्या होता है, वही वाला रूल है। यदि जीवा मूल्य का पहले हम देखते हैं, फिर हम उपदमानीय का देखेंगे, फिर ये जो टा ठा था है इसका हम देखेंगे। तो इसी का ये विस्तृत रूप हम देख रहे हैं। जैसे हमने लिखा का और खा है, तो ये तो आपको पता है जीवा मूल्य है। ये का है और ये खा है, ये हलंत है। और इस तरफ ये पहले बनेगा विसर्ग, फिर विसर्ग का एक फेरा विसर्ग बनेगा, फिर विसर्ग के बाद ये अर्ध विसर्ग बनेगा। ऐसे ये जो दूसरा रूल है, तो दूसरे रूल में क्या होता है, दूसरे रूल में ये क्या होता है, इसमें ये हो रहा है वो देखो, चा या छा है, ये भी हलंत है। और इसमें क्या होता है, ये कहलाते हैं सचुत्त के अंतर्गत ये आते हैं, आपने पढ़ाई रहे। तो ये इसमें सा और चा होगा, इसमें टा और ठा होगा। तो ये चा और ये छा है, तो इस तरफ ये पहली बार ये विसर्ग बनेगा और दूसरी बार ये पूर्व विसर्ग बनेगा, और फिर ये इस तरीक़ा से, नहीं सॉरी, ये पहली बार विसर्ग बनेगा और दूसरी बार ये दंत सा बनेगा, मूर्धन्य सा। मूर्धन्य सा बनने के बाद ये कौन सा सा बनेगा, ये इस वाला सा बनेगा, इसे बोलते हैं तालव्य सा। तो ये इस तरीक़ा से बनेगा। पहले ये चा और छा है पहले, इसके बाद तो ये हमारा बनेगा मूर्धन्य सा, और फिर हमारा ये बनेगा तालव्य सा। और तीसरा ये जो रूल है वो क्या है, तीसरा रूल इसका हो जाएगा वो है टा और ठा का। टा और ठा के बाद इसमें ये क्या है, इष्टुत संधि कहलाएगा। तो ये इष्टुत बनेगा, इष्टुत 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 है, और फिर ये हो जाएगा इष्ट, ये टा है इष्टुत, इस तरीक़ा से। और इस तरफ ये क्या बनेगा, तीसरा वाला ये फेरा तो ये विसर्ग बनेगा, और फिर ये मूर्धन्य सा बनेगा, और फिर ये दंत सा बनेगा। और इसका जो चौथा रूल है, वो चौथा रूल ये फिर से बनेगा, वो है प्लस के बाद यदि ता और था है तो ये क्या कहलाएगा, ये भी इष्टुत्व के अंतर्गत आएगा। इसमें ये स्था बनेगा और बनेगा स्था, ये संभाल लो यहाँ पर, सॉरी, ये ऐसे बनेगा और ये बनेगा यहाँ पर ऐसे, और ये तीसरे बनेगा। अब ये सही तीनों, ये संभाल लो ज़रा, 2 3 4। अब ये जो हमारा आ रहा है चौथे नंबर का, तो इसमें इस तरफ ये क्या बनेगा, पहले तो ये विसर्ग बनेगा चौथे नंबर का, और विसर्ग के बाद ये सीधे मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। अब ये जो पांचवा रूल है, पांचवा रूल कहता है कि यदि पा और फा हो तो ये क्या कहलाते हैं,
ये हमारे जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं उपदमानीय। उपदमानीय। तो ये जो उपदमानीय है, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो पहले तो ये पा है और फिर ये इस तरीक़ा से फा बनेगा। ये उपदमानीय के ऐसे ये सिंबल हैं। तो पहले ये विसर्ग बनेगा और विसर्ग के बाद फिर ये विसर्ग बनेगा और फिर ये कहीं पर उपदमानीय बनेगा। तो ये विस्तृत रूप हो गया इन्हीं पांचों का, ऊपर वालों का। तो इस तरीक़ा से ये हमारे होते हैं। ये जो पांचों रूल हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो हमने देखा पहले टा है, तो इसमें टा, का, चा, टा, ता और जो पा है का, चा, टा, ता, पा। तो देखो इसमें का, चा, टा, ता, पा आ रहा है। तो इसमें भी देखो यहीं पे ये इसने बोला था कि प्रथम और द्वितीय जो वर्ग हैं, यानी कि का और का और चा, तो इसके बाद ये सा और सा हो, यानी कि जो हमारा आएगा वो तालव्य सा और दंत सा और मूर्धन सा। तो ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहे हैं। खर प्रत्याहार के अंतर्गत जब ये आ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, देखो ये संक्षिप्त रूप हमने देखा इसका और ये हमने विस्तृत रूप देखा। अब हम एक एक को इसमें पढ़ेंगे। वो क्या है, का, चा, टा, ता, पा। इसमें है कहीं पे का, चा, टा, ता, पा। का, चा, का और का, चा, टा, ता और पा। सही है, हो गए पांचों। तो इसमें अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हम देख रहे हैं वो हम देखेंगे इसमें क्या होता है। तो ऐसा करें कि ये वीडियो लंबी ना हो, तो ये इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे इसके उदाहरण हम देखेंगे। तो इसे एक बार और समझ लो ताकि दिक्कत ना हो। तो इसमें जो हमने देखो क्या देखा, इसमें सबसे पहले हमने जो विसर्ग संधि थी उसके अंतर्गत जो हमने देखा, वो विसर्ग संधि सदैव किसी न किसी स्वर के बाद ही आएगा। और जैसे राम है तो राम में से जो आ हलंत किया, तो जो विसर्ग है वो हमेशा आ के बाद ही आ रहा है। देखो फिर है जो विसर्ग संधि, विसर्ग से पहले या बाद में स्वर या व्यंजन आने का हम ध्यान रखेंगे, वो आगे सीखेंगे। फिर हमने जो सी हमारा जो टाइप चल रहा है, तो इसमें सबसे पहले जो अगर बांटने की बात करें तो 3 ही टाइप होते हैं, लेकिन हम पढ़ने की सहूलियत की दृष्टि से हमने इसे 5 भागों में बांट लिया है। पहला है हमारा सत्व संधि, तो सत्व का जो सा है तो ये विसर्ग का सा बन रहा है। दूसरा है रुत्व संधि, तो रू का हमारा विसर्ग का रू या रा बन रहा है। फिर है उत्व संधि, तो ऊ का ये देखो विसर्ग का ऊ बन रहा है। ऐसे ही जो विसर्ग लोप संधि, तो इसमें विसर्ग का लोप हो जाएगा। और ये जो विसर्ग लोप दीर्घ संधि, तो इसमें पहले लोप होगा, फिर जो है वहाँ पर क्या बोलते हैं पाई, उसका क्या होगा, दीर्घ होगा। तो इस तरीक़ा से ये हमारे 5 रूल हो जाएंगे। तो इसमें उदाहरण जैसे नमाधनते, तो नमस्ते। अब ये जो विसर्ग है यहाँ पर ये समाप्त हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, सा आ गया। ऐसे जो आशीर्वाद है, तो आशीर में जो विसर्ग है यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग का रा हो गया। ऐसे जो मनस है, तो मनस में क्या है, जो उत्त विसर्ग संधि है, तो इसका ये जो ऊ है, तो विसर्ग का क्या हो गया, यहाँ पर जो विसर्ग होती, तो जो मनस है, इसमें जो मनस है तो विसर्ग का सा का क्या हो गया, यहाँ पर ऊ हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मनोरथ। क्या हो गया, मनोरथ। ऐसे ही ये जो हमारा विसर्ग लोप है, तो यहाँ पर ये लोप अतः धन एव से क्या हो गया, अतएव। अब ये जो दीर्घ हो रहा है, विसर्ग दीर्घ जो संधि है, तो इसमें क्या देखो, इसमें जो हरिर प्लस रम्य, तो ये पहले ये जो लोप हुआ। अब ये जो छोटी है इसका क्या है, बड़ी के ये दीर्घ हुआ, तो ये क्या हो गया, हरिरम्य। अब ये जो रूल हमने पढ़ा है कि विसर्ग जनियस से यस सा में ये जो विसर्ग का सा हो रहा है, तो किस प्रकार से ये सा हो रहे हैं, इसका हमने विस्तृत रूप इस तरीक़ा से यहाँ पर देखा। तो इसमें क्या है कि अगर प्लस से पहले विसर्ग है, तो ये पहले नंबर पे ये दंत मूर्धन सा हो रहा है पहला। और इस तरफ क्या होना चाहिए, का वर्ग और चा वर्ग, सॉरी हाँ का वर्ग यानी प्रथम और द्वितीय वर्ग, का वर्ग चा वर्ग और सा और ये सा है, तो ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब जो हमने यहाँ पर ये देखा संक्षिप्त रूप में इसके लिए,
तो ये इस तरीक़ा से हमने ये समझा, कहीं पर ये सा है, इस तरफ चा है, छा है, तो यहाँ पर ये सा का ये कौन सा सा हो रहा है, ये मूर्धन्य सा, सॉरी ये तालव्य सा हो रहा है। और दूसरे रूल में ये जो मूर्धन्य सा है यहाँ पर इसका दंत सा हो रहा है। यदि प्लस के बाद सा या टा ठा में से कोई है तो ये सटुत संधि कहलाएगा, ये इष्टुत्व संधि, सचुत्व संधि कहलाएगा। तीसरे नंबर ये हम देख रहे हैं प्लस के बाद का और खा, इसे हम जीवामूलीय बोलते हैं। और ये कहीं पर ये अर्ध विसर्ग बनेगा, कहीं पर ये पूर्ण विसर्ग बन रहा है। ऐसे जो नेक्स्ट हमारा है चौथा नंबर, तो ये पा और फा के अंतर्गत ये उपदमानीय कहलाएगा। और इसमें ये विसर्ग के बाद में कहीं पर ये अर्ध विसर्ग बनेगा और कहीं पर ये पूर्व विसर्ग बनेगा। ऐसी जो पाँचवा जो नंबर है, तो इसमें कहीं पर ये देखो ता वर्ग है, तो ता और था ये आएगा। तो ये जो इष्ट है तो इसका ता हो जाएगा पहले नंबर, फिर इसी का था होगा ता वर्ग के अंदर। फिर सा का ये कहीं पर ये जो ता वर्ग में सा बनेगा, या कहीं पर विसर्ग भी बनेगा। तो इसका जो विस्तृत रूप हमने देखा, तो वे देखा कि प्लस के बाद का और खा है, तो इस तरफ पहले विसर्ग बनेगा, फिर विसर्ग का विसर्ग ये आजू है अर्ध विसर्ग भी बन सकता है, ये जीवामूलीय के अंतर्गत आएगा। फिर हमने ये देखा प्लस के बाद यदि चा और छा है, तो पहले ये विसर्ग बनेगा, फिर ये जो मूर्धन्य सा है वो बनेगा, फिर ये जो हमारा तालव्य सा बन रहा है। इस तरफ ये क्या है, सचुत संधि के अंतर्गत ये आएगा। फिर है विसर्ग के बाद यदि टा और ठा है, तो ये सचुत संधि के अंतर्गत आएगा। और पहले ये विसर्ग का सा बनेगा मूर्धन, फिर ये दंत सा बनेगा। फिर ये विसर्ग के बाद यदि ता और था है, इसी का विस्तृत रूप चल रहा है, ऊपर बने ये 5 होगा, तो ये स्थित्व बनेगा। फिर ये ऐसे बन रहा है आधा ता और था। तो इसमें क्या होता है, पहले ये विसर्ग बनेगा और विसर्ग के बाद ये क्या बन रहा है, ये सा बन रहा है, और कुछ नहीं होगा इसमें। फिर ये पा और फा ये उपदमानीय कहलाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ये प्लस के बाद ये विसर्ग बनेगा, फिर विसर्ग का विसर्ग भी बन सकता है या अर्ध विसर्ग भी बन सकता है। तो इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। अब जो हम पढ़ेंगे वो इन 5 के हम उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत हमने सत्व विसर्ग संधि का आज जो रूपरेखा है वो है समझी। इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।